एवरीवन, स्वागत है आप सभी का किरोश एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पे गुजरात के अंदर जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर जो है वो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने अभी तक किरोश एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाकर एक बार डाउनलोड कर लीजिए, ताकि हम लोग जो भी अपडेट आएगा हमारी तरफ से वो आपको मिल जाए। उसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपनी गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको थ्योरेटिकल कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज भी वहां पे आपको अवेलेबल मिलेगी, और गुजरात के जो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर आए हुए हैं वो भी आपको वहां पे ही मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा जो पेपर सॉल्यूशन है उसको। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्लास को शेयर जरूर करिएगा। शुरू करने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई क्वेरी है किसी चीज से भी रिलेटेड, तो आप हमारे जो कोचिंग का नंबर है उस नंबर पे आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से जो भी हेल्प हो सकती है वो हम आपको जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। उसके अलावा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, ताकि जितने भी बच्चे गुजरात के अंदर गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं उन सभी का सपना जो है वो पूरा हो सके। और किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन पेपर आते हैं गुजरात के अंदर, वो भी आपको यहाँ से जानकारी जो है वो मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा जो पेपर है जिसको हम सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, द टेस्ट दैट इज परफॉर्म्ड बिफोर पंचरिंग रेडियल आर्टरी इज कॉल्ड। तो चलिए आंसर करेंगे। क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा कि द टेस्ट दैट इज परफॉर्म्ड बिफोर पंचरिंग रेडियल आर्टरी इज कॉल्ड। ए ऑप्शन है यहाँ पे बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स। बी ऑप्शन है यहाँ पे एलन टेस्ट करते हैं। सी रेडियल आर्टरी टेस्ट करते हैं। डी यहाँ पे रेने टेस्ट करते हैं। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। इसका आंसर करेंगे कि क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। चार ऑप्शन है आपके पास। हमने प्रीवियस भी बात करी थी कि अगर आप कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे चार ऑप्शन है, इसमें से आपको तीन ऑप्शन पहले से ही हटा दो, यानी कि जो गलत है उसको पहले हटाओ, ठीक है, ताकि आपका आंसर जो है वो राइट निकल जाए और आप इजीली उस क्वेश्चन को राइट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे देखिए रेने टेस्ट जो होता है वो यहाँ पे नहीं होता, ये हियरिंग लॉस के लिए ये टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे ये आंसर गलत हो जाएगा। रेडियल आर्टरी टेस्ट भी यहाँ पे नहीं करते हैं। यस, अगर रेडियल आर्टरी पंचर कर रहे हैं तो ब्लड जो होता है वो रेडियल आर्टरी से ही लिया जाता है जब भी एबीजी एनालिसिस करना होता है तब। लेकिन टेस्ट जो परफॉर्म करते हैं रेडियल आर्टरी का नहीं करते हैं, यहाँ पे अल्नार आर्टरी को प्रेस करते हैं, जिसको हम एलन टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या टेस्ट बोलते हैं? एलन टेस्ट बोला जाता है। बाइसेप्स ट्राइसेप्स भी नहीं होता है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या निकल के आएगा? दैट इज एलन टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है बिफोर टेकिंग रेडियल ब्लड। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बी इज द करेक्ट वन। चलिए अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि which of the following is the most dangerous complication during induction of spinal anesthesia? A option cardiac arrest, B option hypothermia, C option hypotension, D respiratory paralysis। चलिए आंसर करेंगे। व्हाट इज करेक्ट वन? क्या आपका राइट आंसर रहेगा? देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि स्पाइनल एनेस्थेशिया, ठीक है, जब भी कोई सर्जरी वगैरह की जाती है तो उस कुछ सर्जरी में स्पाइनल एनेस्थेशिया जो होता है वो वहां पे दिया जाता है। तो उसका कॉम्प्लिकेशन आपको पूछा है कि क्या कॉम्प्लिकेशन रहेगा स्पाइनल एनेस्थेशिया जिसको भी देते हैं उसके बाद में। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके पास में, आप आंसर करने की कोशिश कीजिए क्या करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर जो है वो प्रीवियस ईयर आपके आया था। प्रीवियस जो भी गुजरात का एग्जाम हुआ था उसके अंदर
तो इसी तरह का पेपर आपको आगे भी मिलेगा, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करने की जरूरत है खुद को। इसीलिए जो भी इस चैनल पे नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि अगला जो भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाऊंगी वो आप तक पहुंचता रहे। चलिए, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कार्डियक अरेस्ट, हाइपोथर्मिया, हाइपोटेंशन या फिर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। तो देख लीजिए यहाँ पे जो मोस्ट कॉम्प्लिकेशन जो होता है, डेंजरियस कॉम्प्लिकेशन जिसको बोलते हैं, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे डेंजरियस नहीं लिखा हुआ होता, नॉर्मली आपको पूछते तो स्पाइनल एनेस्थेशिया से मोस्ट कॉमन जो होता है वो कौन सा होता है, हेडेक होता है, किसी किसी कंडीशन में हाइपोटेंशन भी हो सकता है। ठीक है, ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो आपको दिखाई देते हैं, लेकिन अगर डेंजरियस कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो कौन सा होता है, कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड केयरफुली। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूं कि अगर आप कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो अपने क्वेश्चन को केयरफुली आपको रीड करना है, आपको करना ही पड़ेगा। आप क्वेश्चन अगर आधा पढ़ के उसको छोड़ देंगे, डायरेक्ट आपको ऑप्शन आप पढ़ने जाएंगे, कोई कोई बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन तो आधा ही पढ़ेंगे, उसके बाद उनकी नजर डायरेक्ट किस पे जाती है, ऑप्शन पे जाती है। उसमें क्या होता है, रॉन्ग होने के चांसेस जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है कि हमें क्वेश्चन को भी पूरा पढ़ना है और ऑप्शन को भी करेक्ट पूरा पढ़ना है, उसके बाद ही अपना आंसर दें, चाहे कितना भी इजी पेपर क्यों ना हो। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। अगर आपको अपना क्वेश्चन आंसर सही करना है तो एक बार क्वेश्चन और ऑप्शन को केयरफुली आप रीड जरूर करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक। इनमें से कौन सी जो है वो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की टेक्निक नहीं है। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन हम एक नर्स और पेशेंट के बीच में मेंटेन रखते हैं। ठीक है, नर्स और पेशेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन ही होता है। तो इन चारों में से कौन सी चीज वहां पर नहीं होनी चाहिए, ऐसा पूछा गया है। तो डी ऑप्शन है फोकसिंग, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, शेयर होप, ठीक है, आशा व्यक्त करवी, इसका मतलब ये होता है कि शेयर करे, मतलब पेशेंट जो रहेगा वो नर्स से भी शेयर करेगा अपनी जो भी उसकी आशाएं हैं, या फिर जो भी उसका होप है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, या फिर मुझे क्या हुआ है, या फिर मैं कितने दिन के बाद ठीक होने वाला हूँ। ये सारी चीज जो है वो अपने नर्स के साथ वो डिस्कशन करती है। तो ये एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, उसके अलावा यूज साइलेंस, ये भी यहाँ पर होता है। तो अगर आप पेशेंट जो है वो आपको कुछ बोल रहा है तो आपको साइलेंटली उस चीज को सुनना है, प्लस उस चीज को कॉन्फिडेंशियल रख के इधर उधर सब जगह बोलते नहीं रहना है। ये सारी चीजों का भी आपको ध्यान रखना है जब पेशेंट आपको कोई चीज बताता है। क्लियर है, तो ये तीनों चीजें होती है, लेकिन सिंपैथी नहीं होता है। ठीक है, याद रखना, सिंपैथी नहीं होता है, इम्पैथी जरूर होता है। ठीक है, इम्पैथी होता है बट सिंपैथी नहीं होता है, बिकॉज सिंपैथी एक इमोशनल बैरियर का काम करता है। क्या करता है, इमोशनल बैरियर। ठीक है, इमोशनल बैरियर है सिंपैथी एक तरीके का, इसीलिए इमोशनल बैरियर नहीं होना चाहिए। आप सिंपैथी दोगे तो वो अपनी बातें नहीं बता पाएगा, ऐसा लगेगा कि आप उसको जज कर रहे हो। क्लियर है, तो यहाँ पे ये आंसर गलत हो जाएगा। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में सिंपैथी नहीं आता है, इम्पैथी जरूर आता है। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया था कि कौन सा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में हमेशा नॉट, एक्सेप्ट, ऐसी चीजें आपको ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका गलत करवा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा, दैट इज सिंपैथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले एक बार फिर से, अगर आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, आपका जो भी गुजरात के अंदर एग्जाम आने वाला है उसमें आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे थ्योरी कोर्स अवेलेबल है और अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आप लोग एग्जाम डेट आने का, फॉर्म फिलअप करने का अगर वेट करेंगे तो उस टाइम तक बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है, आपका काफी टाइम जो होता है वो जा चुका होता है और आप पढ़ाई के अंदर फिर इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आपको अभी से प्रिपरेशन की जरूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सडन रेडनेस ऑफ द स्किन इज नॉन एज। सडन रेडनेस ऑफ द स्किन, अचानक स्किन लाल हो जाना, रेड हो जाना, उसको क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है साइनोसिस, बी ऑप्शन है जॉइंडिस, सी ऑप्शन है पैलर, या डी ऑप्शन है फ्लश।
चलिए आंसर करिए, क्या करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके सामने। साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, ठीक है, तो यहाँ पे तो रेडनेस पूछा है, तो ये तो पहले ही गलत कर दो। जॉइंटिस का मतलब आप सभी जानते हैं, पीलिया, स्किन येलो हो जाती है, रेड नहीं होती है, ठीक है, तो इसको भी हटा दो। पैलर का मतलब भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा गया, रेडनेस हो जाती है, यानी कि जब भी ब्लड सप्लाई बढ़ती है, ठीक है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है, उस टाइम क्या होता है, रेडनेस होता है, तो उसे फ्लश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, दैट इज फ्लशिंग, फ्लशिंग ऑफ द स्किन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, वाटर हैमर पल्स इज मोस्ट कॉमनली सीन अमंग पेशेंट विथ। आंसर करेंगे, पल्स के कुछ टाइप होते हैं, उसमें से एक टाइप है वाटर हैमर पल्स, जो होता है वो मोस्ट कॉमनली आपको कहां पर देखने को मिलता है, तो ए ऑप्शन है माइट्रल स्टेनोसिस में के अंदर, ठीक है। माइट्रल जो वॉल्व होता है हार्ट के अंदर, उसमें स्टेनोसिस अगर हो जाता है, ठीक है, नैरो हो जाता है वो, उसमें आपको ये वाटर हैमर पल्स सुनाई देगी। एओर्टिक रीगर्जिटेशन में होता है, एओर्टिक स्टेनोसिस में होता है, या ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन में होता है। बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। क्लियर है। चलिए आंसर करेंगे, 4 ऑप्शन है आपके सामने, क्या आपका राइट आंसर रहेगा। રીડ કેરફુલી, आपको क्वेश्चन અને આન્સર બે તમને કેરફુલી રીડ કરવાના છે, ठीक है, उसके એને પછી જ તમને आंसर करवानो છે। नेक्स्ट चलो यहाँ पे आंसर करने का ट्राई करते हैं। देखिए वाटर हैमर पल्स जो होती है वो आपको सुनाई देती है कब, तो याद रखना, रट लेना, एओर्टिक रीगर्जिटेशन में आपको वाटर हैमर पल्स जो है वो सुनाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आया हुआ है, तो आगे भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आपको याद रखना है कि क्या आंसर रहेगा, कि वाटर हैमर पल्स जो रहेगा वो एओर्टिक रीगर्जिटेशन में आपको सुनाई देता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको पढ़ना है और आंसर करना है कि क्या आप लोग राइट आंसर यहां पर करने वाले हैं। चलिए आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव डाटा। चलिए आंसर करिए, क्या करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद अगर आप ये क्लास देखने के बाद में आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको क्लास कैसी लगती है, क्वेश्चन आंसर जो यहाँ पे सॉल्व करवाए जा रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर का गुजरात का पेपर ही है जो मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ, बाकी सारे पेपर आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल मिलेंगे, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव डाटा। ए ऑप्शन है डिजीनेस, बी चेस्ट पेन, सी साइनोज्ड नेल बैड, एंड डी हेडेक। चलिए आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर रहेगा। ऑब्जेक्टिव डाटा का मतलब होता है जो हम एज ए नर्स हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव यानी कि पेशेंट हमें बताता है कि उसे चेस्ट पेन हो रहा है, उसे चक्कर आ रहे हैं, उसे नोजिया फील हो रहा है, ठीक है, ये सब्जेक्टिव जो पेशेंट बताए, वो सब्जेक्टिव जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि कोई साइन होता है, ठीक है, वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि साइनोसिस हो गया, नेल बेड जो होते हैं वो ब्लू ब्लू हो गए, मतलब वो हम देख रहे हैं, ठीक है, हमें दिखाई दे रहा है। अब पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, वो बताएगा तब पता चलेगा कि हाँ उसे यहाँ पे इस जगह पे चेस्ट पेन हो रहा है, उसको किस टाइप का चेस्ट पेन हो रहा है, डिजीनेस हो रहा है, ये सारी चीजें पेशेंट हमें बताता है, तो उसको ऑब्जेक्टिव डाटा यहाँ पर सॉरी सब्जेक्टिव डाटा होता है। तो डिजीनेस पेशेंट हमें बताएगा, ठीक है, उसके चेस्ट पेन हो रहा है वो भी पेशेंट हमें बताएगा तब पता चलेगा, हेडेक हो रहा है वो भी हम देख नहीं सकते, वो बताएगा तब हमें पता चलेगा कि उसे हेडेक हो रहा है, ठीक है। तो देखिए साइनोज्ड नेल बेड जो होता है वो हम ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि उसके नेल बेड जो अगर ब्लू ब्लू हो गए हैं, साइनोसिस हो गया है, तो ये हम देखेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे, मतलब ये ऑब्जेक्टिव डाटा है। क्लियर है। तो यहाँ पे सी जो है वो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर है, which of the following cranial nerve function is assessed by रेने एंड वेबर टेस्ट। ठीक है, रेने टेस्ट और वेबर टेस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने बताया था कि ये रेने टेस्ट आया था, तब मैंने बताया था कि ये हियरिंग लॉस के लिए करते हैं।
किस लिए करते हैं? हियरिंग लॉस का आइडेंटिफिकेशन के लिए ये रेने टेस्ट करते हैं। उसके साथ में वेबर टेस्ट भी आपको याद रखना है। दोनों टेस्ट जो होते हैं वो हियरिंग लॉस के लिए टेस्ट के लिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ठीक है, क्रेनियल नर्व फर्स्ट, क्रेनियल नर्व थर्ड, क्रेनियल नर्व 4 या क्रेनियल नर्व 8। चलिए आंसर करिए, कौन सी नर्व जो है यहाँ पर क्रेनियल नर्व फंक्शन को असेस किया जाता है इन चारों में से। ठीक है, टोटल 12 पैर क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो टोटल 12 होती हैं क्रेनियल नर्व जो होती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है पहली के लिए चेक करते हैं, थर्ड की करते हैं, चौथी के लिए करते हैं या 8वीं के लिए करते हैं। चलिए आंसर करिए, क्या करेक्ट आंसर रहेगा? यहाँ पे हियरिंग के लिए किया जाता है ये टेस्ट, जिसमें इन चारों में से कोई एक क्रेनियल नर्व को असेस किया जाता है, उसके फंक्शन को असेस करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आंसर आएगा, देख लीजिए। तो देखिए फर्स्ट क्रेनियल नर्व होती है ऑल्फैक्टरी, तो उसको नहीं करते हैं, वो सूंघने के काम आती है। तो ये हमारा आंसर जो है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिक आती है सेकंड नंबर की, जो आईज विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पे तो वो ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट होती है ओकुलोमोटर, वो भी आईज के लिए, आई बॉल के रिस्पॉन्स के लिए होती है। तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद होती है ट्रोक्लियर, चौथे नंबर की होती है। तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्रेनियल नर्व, 8वीं जो क्रेनियल नर्व है दैट इज अ वेस्टिबुलोकॉक्लियर, वेस्टिबुलोकॉक्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? वेस्टिबुलोकॉक्लियर जो होती है 8 नंबर की क्रेनियल नर्व। आप सभी को पता है वेस्टिबुल और कोक्लिया दोनों कहां पर होते हैं? कान के अंदर होते हैं। ठीक है, जो बैलेंस बना के रखते हैं। तो यहाँ पे 8वीं नंबर की जो क्रेनियल नर्व है दैट इज वेस्टिबुलोकॉक्लियर, उसके फंक्शन को असेस करने के लिए ये दोनों टेस्ट जो होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इसी तरह के अगर आप आंसर चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, तो एक बार ऐप डाउनलोड जरूर कर लेना प्ले स्टोर पर जाकर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और किसी भी तरह का कोई क्वेरी है तो हमारा नंबर है, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, referring an HIV positive patient to a local support group is an example of which level of prevention? ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे 4 प्रिवेंशन के बारे में बताया था। पहले हमारी जो क्लास थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी प्रिवेंशन और प्रीमोर्डियल के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आपके लिए ये बहुत इजी आंसर हो जाएगा। रिफरिंग एन HIV पॉजिटिव पेशेंट टू अ लोकल सपोर्ट ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ प्रिवेंशन। यानी कि HIV पॉजिटिव पेशेंट है, उसको उसका लोकल ग्रुप जो होता है उसकी हेल्प करता है, उसको सपोर्ट करता है, उसको समझता है। ठीक है, उसको ठीक होने में हेल्प करता है। क्लियर है? तो वो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है? प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। ठीक है, तो हमने 4 की बात की थी उस टाइम पे। प्रीमोडियल यानी कि कोई भी डिजीज होने से पहले, यानी कि आप हेल्थ एजुकेशन वगैरह देते हैं, तो ये प्रीमोडियल प्रिवेंशन है। क्लियर है? तो यहाँ पे प्रीमोडियल तो होगा नहीं बिकॉज पेशेंट HIV पॉजिटिव है। ठीक है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन यानी कि हम इम्यूनाइजेशन जो करते हैं, ठीक है, ताकि वो डिजीज हमें ना हो, बच्चों के अंदर इम्यूनाइज किया जाता है, मतलब वो डिजीज बच्चों में नहीं होनी चाहिए। तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। सेकेंडरी प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इसके अंदर आता है, मैंने उस दिन भी बताया था आपको। तो अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट यानी कि अगर डिजीज का पता चलता है तो जल्दी उसका डायग्नोसिस करो और उसका ट्रीटमेंट करो। बट यहाँ पे क्या है कि पेशेंट तो ऑलरेडी HIV पॉजिटिव है, उसको सपोर्ट करना है सिर्फ। ठीक है, यानी कि रिहेबिलिटेशन के अंदर आएगा, घर पे उसका जो सपोर्ट जो केयर होता है वो टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। यानी कि डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, बार्डन स्केल इज असेस्ड, बार्डन स्केल इज यूज्ड टू असेस। जो बार्डन स्केल है वो किसके लिए यूज में लिया जाता है? ए ऑप्शन है रिस्क फॉर बैड सोर डेवलपमेंट, बी ऑप्शन है यहाँ पे लेवल ऑफ एजिटेशन, सी ऑप्शन है रिस्क फॉर फॉल, या फिर डी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। चलिए आंसर करिए, क्या आंसर रहेगा? ठीक है, आंसर करने की कोशिश करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक,
टॉपिक जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए तो बार्डन स्केल जो है वो यहाँ पे किस चीज को असेस करता है, लेवल ऑफ एजिटेशन बिल्कुल नहीं, रिस्क फॉर फॉल नहीं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ये भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क फॉर बेड सोर, यानी कि कोई पेशेंट ज्यादा टाइम के लिए बेड रिडन होता है, यानी कि बेड पे सोया हुआ है, लगातार एक ही पोजीशन में होता है, तो उसे बेड सोर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज वहां पे मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, उसके अलावा मोबिलिटी प्रॉपर नहीं रहेगी, फ्रिक्शन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को बेड सोर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि कोई भी पेशेंट बेड रिडन अगर हॉस्पिटल के अंदर भी है या घर पे भी है तो उसको हर 2 आवरली क्या करना है, उसकी पोजीशन को आप चेंज करो, ठीक है, ये जरूरी है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, बेड सोर हो जाता है, ठीक है। तो बेड सोर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेड सोर के अंदर बार्डन स्केल का यूज किया जाता है, आपको याद रखना है। तो बेड सोर के लिए बार्डन स्केल का यूज करते हैं, तो यहाँ पे ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है। उसके अलावा जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जिन्होंने भी नर्सिंग की है और जो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं गुजरात में ही, अपने घर के पास में ही, तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि न्यू कोई भी नोटिफिकेशन आएगा वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ प्रेशर टू बी अप्लाइड फॉर सक्शनिंग अमंग चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर कितना प्रेशर अप्लाई किया जाता है सक्शन जब भी करते हैं, तो यहाँ पे 80 to 120 mm ऑफ Hg, 50 to 60 mm ऑफ Hg, 60 to 80 mm ऑफ Hg या 120 to 130 mm ऑफ Hg। चलिए आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर रहेगा कि सक्शन का कितना प्रेशर अप्लाई किया जाता है। एक बार हमेशा याद रखना, सक्शन चाहे एडल्ट हो या चाहे बच्चा हो, ठीक है, नॉट मोर देन 10 सेकेंड। हमेशा पूछा जाता है कि 10 सेकंड से ज्यादा सक्शनिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज ये ब्रेडिकार्डिया करता है, हाइपोक्सिया करता है, इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जब भी सक्शन करने जाओ पेशेंट की, तो आप अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता है तो आपको पता होगा कि सक्शनिंग जब भी करने जाते हैं उससे पहले पेशेंट को 100% ऑक्सीजन देनी है, यानी कि पेशेंट को क्या करना है, हाइपर ऑक्सीजनेटेड करना है। क्लियर है। तो यहाँ पे सक्शन का प्रेशर पूछा गया है बच्चों के अंदर, तो बच्चों में 60 to 80 mm ऑफ Hg होता है, याद रखना है। 80 to 120 या 100 to 120 जो रहता है वो एडल्ट के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना 60 to 80 mm ऑफ Hg, यानी कि सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। और दो बातें जो मैंने आपको बताई वो भी आपको याद रखनी है। इसी तरह के पेपर सॉल्यूशन आपको मिलते रहेंगे, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और भी जो भी प्रीवियस ईयर के गुजरात के पेपर जो हैं वो सारे आपको ऐप के ऊपर मिलेंगे, तो आप एक बार ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे सारी चीजें आपको अवेलेबल है। हमारी पर्सनल जो ऑथेंटिक जो टीम है, हमारी जो सिलेक्टेड टीम है, ठीक है, जिन्होंने कहीं ना कहीं सिलेक्शन लिया है पहले, तो ठीक है, तो वही टीम आपको पढ़ाने वाली है। तो हरी अब जल्दी कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। तब तक के लिए आपको पढ़ना है, स्टे फोकस्ड, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिएगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आज से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, अदरवाइज बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो आपको अपनी तैयारी, अपनी सीट सिक्योर करनी है, तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, डेली पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब तक के लिए मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।